Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we are going to start civics. So students, last year तक हम लोगों ने civics की टेक्स्ट बुक्स में लोकल गवर्नमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, देन उसके बाद तीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन सब के बारे में पढ़ा था. करेक्ट. नाउ इस साल हम लोग सिविक्स में पढ़ने वाले हैं अबाउट द पॉलिटिकल रिलेशंस ऑफ आवर कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग कि हमारी कंट्री के जो रिलेशंस थे वो बाकी के वर्ल्ड के साथ कैसे थे. नाउ हमारा जो सेकंड चैप्टर है सिविक्स का दैट इज़ अबाउट फॉरेन पॉलिसी. वहाँ पे हमें डिटेल में दिया हुआ है कि हमारे रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ कैसे होंगे. फर्स्ट चैप्टर में हमें बताया है दैट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग क्या क्या इवेंट्स हुए थे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर वर्ल्ड के अंदर क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे, क्या क्या चीज़ें चल रही थी, वो सब हमें इस चैप्टर में दिया हुआ है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. In the civics textbook till now, we have studied local self-government institutes, India's constitution and our political system or government structure. In this class, we are going to study India's relation with the world. You must have understood world geography through the study of geography. You must have become familiar with the global historical events through the study of history. Now, through the study of political science, we are going to study India's relation with the world and some major global issues. क्या दिया हुआ है यहाँ पे दैट अब तक हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट के बारे में, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है. करेक्ट. इस साल हम लोग इंडिया का जो रिलेशन है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाकी की कंट्रीज़ के साथ इंडिया का कैसा रिलेशन है उसके बारे में हम इस साल स्टडी करने वाले हैं. करेक्ट. वी विल सी दैट जब इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस का वॉर चल रहा था एंड उसके बाद में इंडिया के अंदर जो हमने पढ़ा था ना, इंडिया में डिफरेंट डेवलपमेंट्स हुए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में एंड बाकी अदर फील्ड्स में. तो वी विल सी दैट जब इंडिया वॉर कर रहा था, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था, जब इंडिया डेवलपमेंट्स कर रहा था, उस टाइम पर वर्ल्ड में क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट. We are dependent on different persons, institutes and organizations in the society for different reasons and for different facilities. Our social life is interdependent and mutual cooperation has a very important place in it. Just as it is true about individuals and society, it applies to different nations as well. There are many independent nations in the world like India. Some exchange and interaction goes on between them constantly. This independent states also enter in treaties with each other. A system of all this independent sovereign state comes up. We call it international system. Let us get to know some features of this international system. क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट कंट्री की बात बाद में हम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं. कोई भी इंडिविजुअल सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता. हम हर एक चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दूसरे किसी ना किसी चीज़ के लिए हम पे डिपेंड करते हैं. गेटिंग मतलब ये जो डिपेंडेंस का सिस्टम है ये हमेशा चलता रहता है. हम चीज़ें एक्सचेंज करते हैं सो दैट हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, हम डेवलप हो सके. जैसे एक इंडिविजुअल दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, इन द सिमिलर मैनर जो कंट्री है वो भी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट रहती है. समझे, कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती. किसी ना किसी चीज़ के लिए हर एक कंट्री को दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है. भले ही फिर वो कंट्री कितनी भी डेवलप्ड, कितनी भी रिच कंट्री हो, वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए या किसी दूसरे रिक्वायरमेंट के लिए दूसरी कंट्री पर डिपेंड रहती है. कंट्रीज़ चीज़ें एक्सचेंज करती है एंड इसे हम क्या कहते हैं, ये जो डिपेंडेंस का सिस्टम है इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं. क्या कहते हैं हम इसे, इंटरनेशनल सिस्टम. सो देखते हैं कि ये इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में हमें क्या दिया हुआ है. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ इंटरडिपेंडेंस. नाउ
इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरडिपेंडेंस? सो जब कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंड करती है, फॉर एग्जाम्पल कंट्री ए कंट्री बी पर डिपेंड करती है, कंट्री बी कंट्री ए पर डिपेंड करती है, दोनों कंट्री एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तो इस सिचुएशन को या इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इंटरडिपेंडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरडिपेंडेंस। सो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब कंट्रीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करती है किसी ना किसी रीज़न से, तो इस फिनोमिनल को हम क्या कहते हैं? इंटरडिपेंडेंस। All the countries of the world are dependent on each other for one reason or the other. However big, prosperous, or developed a nation may be, it can never be self-sufficient about all its needs. Even big nations have to depend upon other big and small nations. Thus, interdependence is an important feature of the international system, that is today's global world system. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? दैट हर एक कंट्री एक दूसरे पे डिपेंड रहती है फॉर एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से हर एक कंट्री को दूसरी कंट्री पर डिपेंड होना ही पड़ता है। करेक्ट। नाउ नेक्स्टली यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है? दैट कितनी भी डेवलप्ड कंट्री हो, कितनी भी रिच कंट्री हो, कितनी भी प्रॉस्परस कंट्री हो, वो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती। सी यहाँ पे इन लाइंस में हमें दिया हुआ है कि हाउएवर बिग, prosperous, or developed a nation may be, it can never be self-sufficient about all its needs. जितनी भी ज़रूरतें उनको, मतलब जितनी भी चीज़ की उनको ज़रूरतें हैं, वो सब की सब चीज़ वो लोग खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उन्हें बाकी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। क्लियर? सो ये आज के टाइम के, दैट इज़ आज का जो ग्लोबल सिस्टम चल रहा है, ये उसका एक बेसिक फीचर है दैट हर कंट्री एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इंटरडिपेंडेंस इज द मेन फीचर ऑफ टुडेज ग्लोबल सिस्टम। अगर सब कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंट होगी तो ग्लोबल सिस्टम ही सेटअप नहीं होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ही सेटअप नहीं होगा। इंटरनेशनल सिस्टम क्यों सेटअप हुआ है? बिकॉज कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू फॉरेन पॉलिसी। नाउ क्योंकि हर कंट्री दूसरी कंट्री पर डिपेंड करती है, उनके साथ एक्सचेंजेस करते हैं, मतलब गुड्स एक्सचेंज होते हैं, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करते हैं, तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी हो। फॉरेन पॉलिसी मतलब कि हम जब दूसरी कंट्री के साथ डील करेंगे तो हम कौन से पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, वो कहाँ पर दिए गए हैं हमें? फॉरेन पॉलिसी में। अगर आपको याद होगा तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किसने बनाई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई थी। सो इस फॉरेन पॉलिसी में हमें बताया है कि हमें अपने इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे रखने हैं। एवरी नेशन हैज़ पॉलिसी अबाउट इट्स इंटरनल डीलिंग एज ऑल्सो अबाउट इट्स रिलेशन विद द अदर नेशन। सच अ पॉलिसी इज कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी। We are going to study India's foreign policy in detail in the next chapter. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट जैसे हर कंट्री में कंट्री के अंदर कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है, कंट्री के अंदर के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, इंटरनल डीलिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इन द सिमिलर मैनर हम बाकी की कंट्रीज़ के साथ कैसे डील करेंगे उसके लिए भी हमारे पास पॉलिसीज़ होती हैं, एंड उन पॉलिसीज़ को हम क्या कहते हैं? फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई थी, एंड उस पॉलिसी के बारे में डिटेल में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अभी हमें बैकग्राउंड दिया है। इन शॉर्ट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? जो इवेंट्स हुए हैं ना, सिर्फ उन इवेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। गेटिंग? जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इवेंट्स चल रहे थे उन इवेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे वॉर हुई, 2 वॉर्स हुई थी, उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ था, कौन सी कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। सो इन शॉर्ट हम लोग हमारे फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। बैकग्राउंड मतलब दैट जब इंडिया के अंदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट चल रहा था,
उस टाइम पर वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, हम उसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। The world in which we live today have been shaped through many events and developments. Hence, we need to go back to history in order to understand today's world. We know that two world wars were fought in the last century. These were the most important event in the world in that century. The world completely changed because of them. New currents of thought emerged. Let us understand what else happened due to this world wars. क्या बोला हुआ है यहाँ पे, that आज का जो वर्ल्ड है, the place where we are living today, ये ऐसा किस वजह से बना है, because of the past events. समझ आया क्या बोला मैंने यहाँ पे? आज का जो वर्ल्ड है, जिस प्लेस पर हम रह रहे हैं, जो पॉलिसीज़ हमारे यहाँ पे फॉलो हो रही है, जो भी चीज़ें वर्ल्ड में, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, इन सब के पीछे क्या रीज़न है? द पास्ट। समझा? जो आज का वर्ल्ड का शेप है वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द पास्ट इवेंट्स। किसकी वजह से है? दैट पास्ट ईयर्स में, पास्ट डेकेड्स में, सेंचुरी में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आज का वर्ल्ड ऐसा बना हुआ है। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें लास्ट सेंचुरी की, तो लास्ट सेंचुरी के जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे वो थे वॉर। 2 वर्ल्ड वॉर हुई थी, द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड उन वॉर्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, न्यू आइडियाज़ इमर्ज हुए, टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा चेंजेस आए, डिफेंस में ज़्यादा चेंजेस आए। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 2 वॉर की वजह से क्या क्या चेंजेस कंट्री में, क्या क्या चेंजेस वर्ल्ड में हुए थे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। समझा? इन शॉर्ट यहाँ पे अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा दैट हर कंट्री दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट रहती है। सेकेंडली अभी हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द वर्ल्ड वॉर। लास्ट सेंचुरी के जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जिन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में से एक इवेंट कौन सा था? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेट्स स्टडी अबाउट इट। The First World War was fought between 1914 and 1918. कितने years तक चला था ये war? Around 4 years तक. Major countries of Europe took part in it. Europe had a very central place in the international or global system at that time. The war caused a tremendous loss of life and property. The countries which joined the war suffered tremendous economic losses. Even the countries which did not join the war were impacted by the war. The economies of the victorious as well as the losing countries collapsed. क्या बताया हुआ है हमें? That first world war कब स्टार्ट हुआ था? 1914 से स्टार्ट हुआ था एंड कब एंड हुआ था? इन द ईयर 1918. यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी, ऑलमोस्ट सब कंट्रीज ने इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया था। वॉर की वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत लॉस हुआ था। करेक्ट? जिन कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया उनको तो नुकसान हुआ ही, पर जिन कंट्रीज़ ने ज्वाइन नहीं किया इवन उनकी इकोनॉमी पर भी इफ़ेक्ट पड़ा, मतलब उनकी इनकम पर, उनके बिजनेस पर भी बहुत लार्ज इम्पैक्ट पड़ा। जो कंट्रीज़ हारी उनको भी नुकसान हुआ एंड जो कंट्रीज़ जीती उनको भी नुकसान हुआ। बिकॉज विक्ट्री के लिए विक्ट्री जिस नेशन को मिली, इवन उस नेशन के भी, उस कंट्री के भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए, उस कंट्री का भी बहुत प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। करेक्ट? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हमें क्या बताया हुआ है? दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 तक फोर्ट हुआ था। यूरोप की जो मेजर कंट्रीज थी उन सब ने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। वॉर की वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ था। नेक्स्टली जिन नेशंस ने पार्टिसिपेट किया उन्हें तो नुकसान हुआ ही, जिन नेशंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया इवन उनको भी वॉर की वजह से नुकसान हुआ था। जो नेशंस जीते थे उन्हें भी नुकसान हुआ, जो नेशंस हारे थे उनको भी ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब यहाँ पे हमें बताया है कौन सी कंट्रीज़ ने वॉर में पार्टिसिपेट किया था। सो सेंट्रल पावर में कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया। एंड एलाइड पावर्स में कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली एंड अमेरिका।
गेटिंग। द वॉर वॉज स्टार्टेड बाय जर्मनी। वॉर किसने स्टार्ट किया था? जर्मनी ने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे करके ये सब नेशंस ने जर्मनी को ज्वाइन किया, ठीक है, एंड जर्मनी ने वॉर इन नेशंस के अगेंस्ट किया था। At the end of the First World War, all the nations felt that such a war should not happen again and some measures need to be taken to achieve that end. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? That जितनी भी कंट्रीज़ ने वॉर में पार्टिसिपेट किया था, वी सॉ दैट दिस वेर दी कंट्रीज़ जिन्होंने वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया था, ये मेजर कंट्रीज़ थी जिन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया, एंड वी सॉ दैट जो कंट्रीज़ जीती उनका भी नुकसान हुआ एंड जो कंट्रीज़ हारी उनका भी नुकसान हुआ। सो वॉर ख़त्म होने के बाद जितने भी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया उनको ऐसा लगा दैट वॉर की वजह से बहुत सारे लॉसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, एंड इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब दोबारा हम ऐसा कोई भी वॉर फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान होता है, लाइफ का भी बहुत नुकसान होता है। सो इट वाज डिसाइडेड कि अब वापस से वो लोग ऐसा कोई भी वॉर नहीं करेंगे, एंड इस एम को अचीव करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड लीग ऑफ नेशन। ये याद रखना, हाँ, लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड आउट ऑफ दिस थिंकिंग। It became an important platform to solve international disputes and carry out negotiations. The main responsibility of League of Nations was understood to be avoid war. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? Because फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत हैवी लॉसेस हुए थे, प्रॉपर्टी का लॉस, लाइफ का लॉस, इकोनॉमी पीछे चली गई थी। सो इन सब रीजंस की वजह से क्या डिसाइड हुआ था कि वॉर नहीं होगा। वॉर ना होने के लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम क्या था? लीग ऑफ नेशन। क्या था? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन वाज सच अ प्लेस जहाँ पर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता था। यूजुअली क्या होता है, दो कंट्री में जब कुछ प्रॉब्लम्स होती है तभी वॉर होता है, करेक्ट, एंड इट वाज डिसाइडेड कि फाइट करके हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, हम बातचीत करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, एंड बातचीत करने के लिए प्लेटफॉर्म कौन सा था? लीग ऑफ नेशन। किसी भी कंट्री में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता था, कोई भी प्रॉब्लम अराइज होता था अगर दो कंट्रीज़ के बीच में, तो कहाँ पर बात होती थी? लीग ऑफ नेशन में, एंड इट वाज ट्राइड कि वो डिस्प्यूट को बातचीत करके ही सॉल्व किया जाए। लीग ऑफ नेशन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वापस वॉर नहीं होना चाहिए। समझ आया क्या बोला मैंने यहाँ पे? लीग ऑफ नेशन का सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होने दे। दिस वॉज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीग ऑफ नेशन। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, major changes came about in Europe and outside Europe. For example, earlier empires in Europe collapsed and new nations came into being. Many European countries had their colonies in the continents of Africa and Asia. Movement for independence started in these colonies. The movement challenged the hegemony of the European nation. League of Nations was established after the First World War to establish peace, but it did not succeed at preventing war. Autocratic regimes came up in Germany, Italy, Spain, and other countries. All this development culminated in the Second World War. क्या बोला हुआ है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए। अगर हम देखें तो यूरोप के अंदर भी चेंजेस हुए एंड यूरोप के बाहर भी चेंजेस हुए। यूरोप के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए? दैट जो पहले की कंट्रीज़ थी, जो पहले के एम्पायर्स थे, वो ब्रेक होकर न्यू कंट्रीज़ में डेवलप हुए, नई नई कंट्रीज़ बनी। यूरोप के बाहर क्या चल रहा था? सो आपको याद होगा दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियंस ने अपनी इंडिपेंडेंस की फ़ाइट को और स्ट्रॉन्ग कर दिया था।
गेटिंग। हम लोगों ने बहुत सारे कंडीशंस रखने स्टार्ट किए थे, हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था हमारा। मतलब इन शॉर्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में भी चेंजेस हुए एंड यूरोप के बाहर भी चेंजेस हुए। गेटिंग। यूरोप में क्या चेंजेस हुए, दैट जो एम्पायर्स बने हुए थे वो स्प्लिट होकर, वो टूट कर नए नए कंट्रीज़ में फॉर्म हुए। एंड यूरोप के बाहर क्या चेंजेस हो रहे थे, दैट जिन कंट्रीज़ को कॉलोनाइज किया गया था वो कंट्रीज़ अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सी यहाँ पे लिखा हुआ है दैट मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन दिस कॉलोनीज। कौन सी कॉलोनीज, अफ्रीका और एशिया। जिन भी कंट्रीज़ को ब्रिटिशर्स ने या बाकी के यूरोपियंस ने कैप्चर करके रखा था, उन कंट्रीज़ ने अपने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट स्टार्ट कर दी थी। नाउ अब हमें लीग ऑफ नेशन के बारे में थोड़ा बताया है दैट लीग ऑफ नेशन को एस्टैब्लिश क्यों किया गया था, ताकि वॉर नहीं हो। लेकिन लीग ऑफ नेशन इसमें सक्सीड नहीं हो पाया एंड इसीलिए वर्ल्ड को एक और वॉर फेस करनी पड़ी। क्या बोला हुआ है यहाँ पे, दैट लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश तो किया गया था वॉर को अवॉइड करने के लिए, बट इट डिड नॉट सक्सीडेड एट प्रिवेंटिंग वॉर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल नहीं रहा वॉर को प्रिवेंट करने के लिए एंड दैट वाज द रीज़न दैट कंट्री को, एक वर्ल्ड को एक और वॉर झेलना पड़ा एंड दैट वाज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कौन सा वॉर था अभी ये, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।